मेरी फुप्पो बहुत अमीर थीं। उन्होंने बहुत से उम्रे और हज किए हुए थे। अब वो हर महीने अपने पैसों से मोहल्ले की एक खातून को उम्रे पर भेजती। पूरा मोहल्ला मेरी फुप्पो को झोलियां उठा उठा कर दुआएं देता था। मोहल्ले के हर घर में मेरी फुप्पो के चर्चे थे। हर कोई उनकी तारीफ करता। वो बड़ी नेक और दीनदार औरत थीं। इसी वजह से मुझे भी अपनी फुप्पो से बहुत मोहब्बत थी। मेरी फुप्पो मेरे अम्मा और अब्बा को भी उम्रे पर भेजना चाहती थी, मगर मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया था। बल्कि वो तो अपनी बहन से नफरत करते थे। अब्बा क्या, बल्कि पूरे खानदान वाले ही मेरी फुप्पो से नफरत करते थे। मेरी फुप्पो का नाम परवीन था। वो हर वक्त हिजाब करके रहती थी। अगर फुप्पो खानदान की किसी महफिल में चली जाती तो सारे खानदान वाले मुंह छुपा छुपा कर एक दूसरे से बातें करने लगते थे। हर महफिल में उनके खिलाफ बातें होती थी। कोई भी दिल से उनकी इज्जत नहीं करता था। अगर किसी की फौतगी हो जाती तो वो सबसे पहले वहां पर मौजूद होती थी। इसीलिए मुझे मेरी फुप्पो बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी। उनकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ मेरी काफी दोस्ती भी थी। इसीलिए मुझे तो उनका घर बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने एफए किया तो मेरी माँ पूरे खानदान में बांटने के लिए मिठाई के डब्बे तैयार करवा रही थी और मेरे बाबा उन पर नाम लिख रहे थे। लेकिन वो लोग मेरी फुप्पो का नाम लिखना ही भूल गए थे। मैंने कहा कि फुप्पो के घर मिठाई नहीं भेजेंगे, वो तो इसी मोहल्ले में ही रहती हैं, उनके घर तो हमें खुद मिठाई लेकर जाना चाहिए। माँ ने कहा, उसका तो मैं भूल ही गई थी, चलो लिख देती हूँ। अब जब सबको ही मिठाई भेज रहे हैं तो फिर उसको भी भेज देंगे। मेरी माँ के लहजे में बड़ी ही बेजारी थी और मेरे बाबा भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं। मैंने एक डब्बा उठाया और मैंने कहा कि मैं खुद ही फुप्पो को दे आती हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाऊंगी। जब मैं फुप्पो के घर गई तो वो मुझे हमेशा प्यार से ही बुलाती थी। कहती थी, मेरी शहजादी शुमाइला आ गई। लेकिन ये क्या बेटा, इतना छोटा सा दुपट्टा लेकर आई हो। मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही आ गई हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, तुम लंबी सी चादर ओढ़ कर आया करो। अब तुम जवान हो गई हो, बेशक एक गली से दूसरी गली में ही जाना क्यों ना हो, किसी मर्द की नजर पड़ जाए तो अच्छा नहीं होता। मुझे उनका ये बात समझाना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको बताने लगी कि मैंने कितने अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे बाबा का फोन आ गया। मेरी फुप्पो ने कहा कि शुमाइला मेरे साथ बैठी है। बाबा की आवाज फोन से बाहर आ रही थी। वो बस एक ही बात कर रहे थे, इसको वापस भेज दो, हमें कोई काम है। मैंने कहा कि मैंने अभी नहीं जाना। मैंने उनको इशारे से कहा था। फुप्पो ने कहा कि बेचारी को चाय तो पीने दो, लेकिन मेरे बाबा बार बार कह रहे थे कि चाय बाद में पी लेगी, इसको जल्दी भेज दो। मैं तो हैरान थी कि मेरे बाबा मुझे इस घर में 5 मिनट भी नहीं छोड़ते थे। खैर मेरी फुप्पो ने चाय बनवा ली और मुझे पास होने की खुशी में 5,000 रुपए दिए। जब मैं वापस आई तो मेरे मामा और बाबा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने पैसों का बताया तो मेरी अम्मी ने मेरे हाथ से वो 5,000 रुपए छीन लिए और कहा कि कोई जरूरत नहीं इन पैसों से घर में कोई चीज लाने की। उन्होंने वो पैसे वहीं पर खड़े खड़े नौकरानी को दे दिए। मुझे पूरे खानदान में से किसी ने भी इतने पैसे नहीं दिए थे और आप लोगों ने मेरे पैसे नौकरानी को दे दिए। मेरे बाबा ने मेरी हथेली पर 2,000 रुपए रख दिए और कहा कि इनसे शॉपिंग कर लेना। अब कहाँ 5,000 और कहाँ 2,000। मैं तो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। मुझे उनको बताना ही नहीं चाहिए था, मगर मैंने इसीलिए बताया था कि उनके दिल में फुप्पो के लिए थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी माँ भी वहां से चली गई और बाबा काम पर चले गए। मेरे बाबा ने कहा कि इसको बार बार परवीन के घर नहीं जाने दिया करो। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, ये क्या बात हुई, आप ऐसे क्यों करते हैं? मेरी माँ ने कहा, तुम खुद नहीं सोच सकती कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। मैंने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है। वो सरकारी स्कूल में टीचर थी, उनकी पेंशन आती है और फिर उनकी मार्केट में अपनी दुकानें हैं जिनका किराया अच्छा खासा बनता है। वो भी तो फुप्पो के पास ही आता है। अगर उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दे दिए तो आप इसका क्या मतलब निकाल रही हैं?
میری امی کا کہنا تھا کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ اگلے دن امی گھر پر نہیں تھیں، وہ بازار گئی ہوئی تھیں جب میرے گھر میں پھپھو آئیں اور مجھے ایک شاپر پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محلے کی ایک خاتون کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہاں سے تمہارے لیے یہ کھجوریں اور جائے نماز لے آئی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوئی اور اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں یہ چیزیں امی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے وہ چیزیں چھپا دی۔ پھپھو بیٹھی تھی کہ میری امی آ گئیں۔ انہوں نے ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ تب میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتائیے گا۔ میری پھپھو نے کہا کہ بس ایسے ہی ملنے چلی آئی تھی۔ رات ہوتے ہی امی نے پھر سے عدالت لگا دی، مجھ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھیں اور میرے بابا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں نے ان کو وہ چیزیں دکھا دیں جو پھپھو مجھے دے گئی تھیں اور کہا کہ مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ چیزیں بھی کسی کو دے دیں گے۔ میری امی نے کہا کہ دیکھا، اب آپ کی بہن کی وجہ سے یہ ہم سے جھوٹ بولنے لگی ہے، کل کو دھوکہ دے گی اور پرسوں گھر سے۔ اچانک میری امی کی زبان رک گئی تھی، وہ یہی کہنا چاہتی تھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی۔ خیر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں تم رکھ لو، لیکن اگر آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو کی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی تھی اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے۔ میں نے تو اپنی کزن سے کہا کہ میں رات کو یہیں پہ رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ اور رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھیں جو اس کے بابا کے گھر سے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے مل کر خوب ہنسی مذاق کریں گے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں آج رات کو یہاں پر رہ جاؤں تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ بابا سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گی، لیکن میرے بابا نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہی کیا کرو۔ میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے تو پھپھو ایک دن پھر سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھیں۔ میری امی نے کہا کہ یہ کس خوشی میں دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بازار گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی جوڑا لیا تو شمائلہ کے لیے بھی لے لیا۔ میری امی نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے تو انسان کو اپنے آپ کو بیچ کر بھی کچھ لینا پڑے تو انسان ضرور لے لیتا ہے۔ میری ماں نے اس بات پر کہا کہ ہاں ہاں، خود کو بیچ کر تو لوگ واقعی بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ ایک دم پھپھو کے چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی تھی کیونکہ امی نے نہایت ہی طنزیہ بات کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے میری پھپھو کو اتنا بڑا تانا کیوں دیا تھا۔ اس بات پر پھپھو نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا شمائلہ اب میں چلتی ہوں، تم یہ سوٹ سلوا لینا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت رکھی ہے، اس دن میں تم لوگوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گی، تم بھی آ جانا۔ شمائلہ تم یہی سوٹ پہن کر بہت اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے گی، تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا۔ میری ماں کو میری پھپھو کی ہر بات سے مسئلہ ہوتا تھا۔ میری پھپھو کی آنکھوں میں بالآخر آنسو آ ہی گئے اور میں خود بھی حیران رہ گئی کہ وہ آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے فوراً یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس گھر سے رو کر ہی نکلی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنی نفرت میری ماں کو میری پھپھو سے تھی وہ تو جائز تھی۔ بھابھی اور نند میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے اور نفرت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اس بات سے حیران تھی کہ میرے بابا کو بھی میری پھپھو سے نفرت تھی جبکہ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ رات کو پھر امی اور بابا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے پھپھو کو کال ملا دی۔ میرے بابا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو پروین، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، تمہاری اصلیت نہیں جانتی اور تم سے محبت کرتی ہے، کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی؟ بابا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ میری پھپھو آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میرے بابا نے مزید کہا کہ آئندہ تم خود ہی اس سے دور رہنا، ابھی اس کو ساری کہانی کا پتہ نہیں ہے لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتہ ہے۔
वो हमें तंग करती है। मुझे इसका तुम्हारे घर आना, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसके बाद मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मुझे शायद किसी और से पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बात कौन बता सकता था। मेरी एक खाला थी जो फूफो के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। खाला और फूफो की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी ये खाला भी अब मेरी फूफो से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी। लेकिन उनकी पहले आपस में बहुत दोस्ती थी। अब मेरी खाला ही मुझे बता सकती थी कि मेरी फूफो को सारे खानदान में इतना बुरा क्यों समझा जाता था। एक रोज मैं उनके घर चली गई और उनसे सारी बात पूछने लगी। उन्होंने फूफो के बारे में मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं बिना कुछ कहे ही वहां से वापस आ गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं अगले ही दिन फूफो के घर चली गई, जबकि मेरे बाबा ने मुझे मना किया हुआ था। जिस दिन से मेरे बाबा ने उनको फोन पर मना किया था, वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रही थी। मेरे साथ उन्होंने सारे राब्ते खत्म कर दिए थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई, शाम का वक्त था। मेरे बाबा मुझे शाम को जाने से मना करते थे, लेकिन मैंने बाबा के साथ जिद लगाई थी। मैंने फूफो को कहा कि आप मेरे आने से खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने मना किया था। मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कि बेटियां बाप के साथ जिद नहीं लगाती। मैंने कहा कि नहीं, इस मौजू पर तो मैं जरूर जिद लगाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी उनके घर में सुकून से बैठ गई। मेरी कजन भी हैरान हो रही थी। मेरी फुप्पो ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। उन्होंने कहा कि खीर खा लो फिर चली जाना। मैंने कहा कि खीर खाऊंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा बाबा, तुमसे जिद कौन लगाए, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। वो मेरे लिए खीर लेकर आई और जब मैंने खीर खाई थी, ना जाने क्यों मुझे अजीब सी नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब अगले ही पल वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन रात हुई तो घर में शोर मचा हुआ था। मेरे बाबा, मेरे चाचू, मेरे अंकल और खानदान के कुछ बड़े वहां पर मौजूद थे। उन्होंने शोर डाला हुआ था। कोई मेरी फूफो की बात का यकीन नहीं कर रहा था। बाहर पुलिस भी आई हुई थी, जिसको मेरे बाबा बयान दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। मैं काफी हैरान थी। मैं तो खीर खा के सुकून से सो गई थी। सब लोग मेरी फुफ्फो पर इल्जाम लगा रहे थे। जब मैंने अपने बाबा की जुबान से ये लफ्ज सुना कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर बेहोश किया है क्योंकि तुम मेरी बेटी को किसी के हाथों बेच देना चाहती थी, मैं हैरान रह गई। मैंने बाबा को फौरन कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से सो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल जब हम लोग वहां पर बैठे थे तो अचानक से घर में चोर घुस आए थे। वो लोग डाकू थे और घर से सोना और कीमती चीजें चोरी करना चाहते थे। फुप्पो ने मुझे और अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया और उन लोगों को अपना सारा सोना और कीमती चीजें देकर उस घर से भेज दिया। इसलिए पुलिस भी आई थी और वो लोग भी पकड़े गए। तो वो भी यही कहानी सुना रहे थे और फुप्पो भी यही सब कुछ कह रही थी, लेकिन फिर भी कोई उनकी बात को नहीं मान रहा था क्योंकि मेरी फुप्पो की कहानी ही कुछ इस तरह की थी। जब वो बहुत ज्यादा कम उम्र थी तो मेरे दादा ने उनकी शादी करवा दी, लेकिन जिस आदमी से उनकी शादी हुई वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसका ताल्लुक ऐसे लोगों से था जो बुरे काम किया करते थे। मेरी फुप्पो शादी के बाद चुप चुप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि कोई बात है जो वो किसी को बताना चाहती हो। वो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी और उन्होंने 2 दफा अपना हमल भी जाया करवा दिया था। सब लोगों का कहना था कि ये मां नहीं बनना चाहती, इसीलिए इसने ये सब कुछ किया है। लेकिन फुप्पो बार बार सबको यही कहती थी कि मैं अपनी औलाद को अपनी खुशी से जाया नहीं करवा रही, बल्कि मेरे साथ कोई मसला है वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। जब फुप्पो का शोहर एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया, तब फुप्पो ने सबको हकीकत बताई कि उनका शोहर उनसे गलत काम करवाता था। उनके घर में मुख्तलिफ किस्म के लोग आया करते थे, लेकिन दरअसल बात ये थी कि उनसे ये काम उनका अपना शोहर ही करवाता था और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
वो अपने बिजनेस पार्टनर को खुश करने के लिए इस तरह के काम करवाया करता था और फुप्पो को इस्तेमाल करता था। क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी, उनको किसी बात का पता नहीं था, लेकिन जब खानदान में एक बार बात निकल जाती है तो फिर वो आग की तरह फैल जाती है। सब लोगों का यही कहना था कि फुप्पो का शोहर मर गया है और फुप्पो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने मरे हुए शोहर पर इल्जाम लगा रही हैं, जबकि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती रही हैं। लेकिन मेरी खाला ने मुझे बताया था कि वो बेकसूर है, मगर मेरे अब्बा के साथ साथ पूरे खानदान वाले फुप्पो को अच्छा नहीं जानते थे। सब उन्हें एक बुरी औरत कहते थे और वो जो हमल मेरी फुप्पो ने जाया करवा दिए थे वो उनके शोहर की औलाद ही नहीं थी, इसलिए उनको मजबूरी में ये सब कुछ करवाना पड़ा था। उनकी बेटी मारिया उनके अपने शोहर की औलाद थी। मेरी फुप्पो ने तो इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया था। ऐसे इंसान से उनकी शादी हो गई थी जिसने खुद ही उनकी इज्जत को नीलाम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी हालत में वो क्या करती? जब उनकी शादी हुई तो वो सिर्फ 16 साल की थी। एक 16 साल की लड़की के दिमाग में कोई ऐसी बड़ी बात आ ही नहीं सकती। वो चुपचाप अपने शोहर के डराने से ये सारा जुल्म बर्दाश्त करती रही। उसके बाद जब उनका शोहर इस दुनिया से चला गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो टीचर बनी। उन्होंने कई उम्रे और हज किए और अपनी कमाई से जायदाद बनाई। वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग चुकी थी और इसीलिए पूरा दिन उसकी इबादत में लगी रहती थी। बहुत से गरीब लोगों को उम्रा भी करवा चुकी थी। अल्लाह ताला तो माफ कर देता है, लेकिन इंसान माफ नहीं करता। यही वजह थी कि सब लोग उनको बुरा समझा करते थे, गलत समझते थे और कहते थे कि ये अभी भी इस तरह का कोई काम करती हैं और उनके घर में भी इसी तरह के लोग आते हैं। तभी तो मेरी माँ ने मुझे उनके दिए हुए पैसे नहीं रखने दिए, मुझे उनके घर में जाने नहीं देते थे, रात को वहां पर रहने भी नहीं दिया करते थे। सारे खानदान वाले उनको ही बुरा समझा करते थे, लेकिन अगर वो इतनी ही बुरी होती तो अल्लाह ताला उनको 3 से 4 दफा अपना घर देखने के लिए नहीं बुलाते। उनके घर में सब कुछ था और आज भी जब चोर डाकू उनका पैसा लूट कर ले गए तो वो फौरन ही पकड़े गए और उनकी सारी मेहनत की कमाई वापस आ गई थी। लेकिन ये बात अभी सारा खानदान समझने को तैयार नहीं था। वो लोग यही समझ रहे थे कि मेरी फुप्पो ने जानबूझकर मुझे अपने घर बुलाया और जो लोग घर आए थे वो चोर डाकू नहीं थे बल्कि खरीदार थे। फुप्पो रो रही थी। उन्होंने तो मेरी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी निकाल कर रख दी थी और हमारी इज्जत बचाई थी। और जो खीर मैं खाकर बेहोश हो गई थी उसके बारे में मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया था। क्योंकि मुझे लो ब्लड प्रेशर का मसला पहले भी था, ये तो मेरे सारे खानदान को पता था, लेकिन कोई भी इस बात को अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने भी सारा कुछ वाजे कर दिया और कह दिया कि ये डाकू तो आदि मुजरिम है, आजकल इस मोहल्ले में आए हुए हैं, 2-3 घरों में उन्होंने चोरी भी की है। खैर पुलिस की इस गवाही के बाद तकरीबन खानदान वालों के मुंह बंद हो गए थे। मेरे माँ बाप मुझे लेकर अपने घर आ गए थे और मुझे कहा कि अब तुम दोबारा वहां कभी नहीं जाओगी। मैंने आते वक्त आंसू बहाती हुई फुप्पो को देखा और सोच में पड़ गई कि क्या एक औरत का गुनाह कभी माफ नहीं किया जाता है? क्या एक औरत अगर गुनाह कर दे तो उसके लिए मुआशरा उसे जिंदगी भर माफ नहीं करता? और यहाँ पर तो फुप्पो ने गुनाह भी नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किया था, लेकिन यही उनके लिए गुनाह बन गया। वो इतनी खुददार थीं कि जब उनका शोहर इस दुनिया से गया तो फुप्पो ने उनकी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं लिया था। खानदान वाले चाहे जो भी कहें, मुझे यकीन है कि मेरी फुप्पो एक अच्छी इंसान है, तभी तो उनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता। उनकी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे खानदान में हुई। इतने अच्छे खानदान में तो पूरे खानदान वालों में से किसी की लड़की की शादी नहीं हुई थी। कभी कभी बुरा इंसान नहीं होता बल्कि उसके हालात बुरे होते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मेरे बाबा अचानक से बहुत बीमार हो गए। बाबा की सारी जमा पूंजी उन पर लग गई, मगर उन्हें आराम ना आया। खानदान वालों ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। इस कड़े वक्त में फुप्पो ने हमारा साथ दिया। फुप्पो ने अब्बू का एक बड़े और महंगे अस्पताल से इलाज करवाया। 1 माह के इलाज के बाद अब्बू बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब्बू दिल ही दिल में शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपनी बहन के साथ क्या किया, लेकिन फुप्पो ने उन्हें आज तक इस बात का भी ताना नहीं दिया। वो कहती हैं, कोई बात नहीं,
कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा ही घर है जहाँ पर फूफो का आना जाना होता है और हम भी उनके घर आते जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और बाकी के खानदान वाले अभी भी बातें करते हैं। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि उनकी जिंदगी में मजीद कुछ बुरा ना हो और सब लोगों के दिल मेरी फूफो के लिए साफ हो जाएं।